बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे आपकी जो एक्सरसाइज है 2.7 दूसरा चैप्टर 10th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका बेटा, और इसकी लास्ट वाली एक्सरसाइज आपने करनी है 2.7। 2.7 एक्सरसाइज जो है बेटा, उसका पहला क्वेश्चन जो है उसको हम जरा डिस्कस करते हैं। उसकी बुक से स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसको समझेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। कहता है अ टाउन्स पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय पीटी इज इक्वल टू -2t² प्लस 40t प्लस 800। ये वाली जो है आपको एक इक्वेशन दी हुई है, पीटी की वैल्यू दी हुई है। और ये जो वैल्यू है ना, कहता है ये एक टाउन, एक कस्बे की पॉपुलेशन है, आबादी है। ठीक हो गया ना। आबादी को उसने किस फार्मूले से रिप्रेजेंट किया हुआ है? पीटी से। पी फॉर पॉपुलेशन यानी आबादी का ये फार्मूला है। कस्बा है, टाउन है, उसकी आबादी जो है ना उसको मेजर करने का ये फार्मूला है। उसके बाद कहता है वेयर टी इज ईयर्स सिंस 2020। टी को कहता है उसने ईयर्स से रिप्रेजेंट किया है। टी का मतलब क्या है? सालों की तादाद। ठीक है, जितने साल गुजरेंगे उनकी तादाद को हम क्या कहेंगे? टी। और हमने ये पॉपुलेशन जो है इसको काउंट कब से करना शुरू किया? सिंस 2020, 2020 से। यानी एक कस्बा है जिसकी आबादी को मालूम करने का ये फार्मूला है पीटी, जो ये वाला जो ये इक्वेशन जो दी हुई है। ठीक है, और कहता है 2020 से उसकी पॉपुलेशन को आपने काउंट करना है। और उसके बाद फाइंड द ईयर व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000। आपने ये बताना है कि उस कस्बे की आबादी जो है कम से कम 1000 कब होगी। यानी 2020 से आपने उसकी आबादी को काउंट करना शुरू करना है। ठीक है, उसकी आबादी बढ़ती जाएगी पॉपुलेशन, और ये बताना है कि उसकी कम से कम, एट लीस्ट का मतलब है कम से कम। ठीक है, आबादी 1000 कब होगी, 1000 या 1000 से ज्यादा कब होगी। बात समझ आई है? तो इसमें बेटा ये देखें, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किस तरह से करेंगे। सबसे पहले ये देखें, ये जो हमें दिया हुआ है ना पॉपुलेशन की इक्वेशन दी हुई है, और उसने क्या कहा है कि कम से कम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, जो है वो 1000। ठीक है, तो यही वाली जो पॉपुलेशन का फार्मूला है -2t² प्लस 40t प्लस 800, इसको हम क्या कर लेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। अब इसको 1000 के इक्वल क्यों रखा है? क्योंकि उसने कहा था कि ये पॉपुलेशन जो है कब कम से कम 1000 होगी। तो जब कम से कम लिखा हो ना एटलीस्ट, तो उसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, और अगर एट मोस्ट लिखा होता ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा, तो फिर उसका मतलब क्या होना था? इधर लेस देन और इक्वल आना था। और एट लीस्ट का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल। ठीक हो गया ना। तो हमने ये देखना है कि ये पॉपुलेशन कब 1000 होगी, 1000 या उससे ज्यादा होगी। अच्छा, अब उसके बाद ये देखें, ये जो आपके पास इक्वेशन है ये वाली, इसमें अगर हम क्या करें, -2t² प्लस 40t और ये प्लस 800, ये जो 1000 है इधर प्लस का है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? माइनस का। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब ये बेटा -2t² प्लस 40t, और ये वाला जो है 800 में से 1000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 200 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक कोई मसला तो नहीं है? अब इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? 2। तो अगर हम -2 कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें? -2, तो क्या बचेगा इधर? t², और इधर साइन चेंज हो जाएगा ना, प्लस की बजाय क्या हो जाएगा? माइनस। 40 में से 2 कॉमन लेंगे तो 20t, और ये माइनस की बजाय क्या हो जाएगा? प्लस। 200 में से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 100, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा ये t² -20t प्लस 100, ये वाली जो वैल्यू है -2 इधर क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। जब इधर 0 के नीचे जाएगी तो जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड। और याद करें हमने जो है वो 2.5 एक्सरसाइज में ये पढ़ा था इनइक्वालिटीज वाली में, कि अगर इधर से जो वैल्यू इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाती है, डिवाइड होती है जाके या मल्टीप्लाई होती है, अगर उसके साथ माइनस हो तो ये इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। याद है ना? तो ये चेंज हो गया। अब 0 के नीचे जो भी आना है वो क्या हो जाना है बेटा? वो 0 हो जाना है। समझ आई है बात? तो ये क्या हो गया? 0।
ओके है, क्लियर है। अच्छा, अब हमने क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है। इसको आप चाहे इक्वेशन बना के सॉल्व कर ले, चाहे इनइक्वालिटीज में ही सॉल्व कर ले। तो आप इक्वेशन बना के कर ले, टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए इसके फैक्टर बनाने हैं। क्या फैक्टर बनेंगे बेटा, टी स्क्वायर ऐसे ही, और ये जो प्लस का 100 है ये भी ऐसे ही, इक्वल टू 0। इस 20 की जगह दो रकमें ऐसी ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 100 आए, और प्लस माइनस करें तो क्या आए, माइनस का 20 आए। तो वो क्या है, माइनस 10t माइनस 10t। इन दोनों को अगर आप माइनस 10 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 100 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 20। अब बेटा पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, t, तो ये क्या बच गया, t माइनस 10। इन दोनों में से माइनस 10 कॉमन आ रहा है, तो ये भी t माइनस 10 इक्वल 0। एक फैक्टर बन गया t माइनस 10, और दूसरा फैक्टर भी t माइनस 10 है, इक्वल 0। तो अब ये देखें, ये बेटा 0 के इक्वल अलहदा, और ये वाला 0 के इक्वल अलहदा। यहां से t की वैल्यू भी 10 आ गई, यहां से t की वैल्यू भी कितनी आ गई, 10, यानी t का आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। क्लियर होगी बात, दोनों सेम है, ठीक है। अब t है क्या था, ईयर्स, साल। कितने साल लगेंगे उसकी आबादी 1000 होने तक, 10 साल। टी का मतलब है साल, कितने साल लगेंगे उस कस्बे की आबादी जो है 1000 या 1000 से बढ़ने तक, कितने साल उसको लगेंगे, जो है वो 10 साल लगेंगे। हमने शुरू कब किया था, हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, उसमें हमने कहा था सिंस 2020, 2020 से शुरू करना है, और कितने साल लगने हैं, 10। तो दो, जब जो है उसकी आबादी 1000 या 1000 से ज्यादा हो जाएगी, तो उस वक्त जो है बेटा कौन सा सन चल रहा होगा, 2020 में 10 साल जमा करेंगे तो 2030। समझ आ गई बात। तो इसमें जो ईयर्स आए हैं ना, वो आए हैं कितने, 10 ईयर। समझ आई बात। लेकिन जो है वो आपका जो बनेगा सन, वो कौन सा बनेगा, 2020 में कितने ईयर जमा कर देंगे, 10। तो ये बेटा आपके पास कितना हो जाएगा, 2030। समझ आ गई बात, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 2.7 एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद हम इसका सेकंड वाला करेंगे। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको इक्वेशन दी हुई है, पी एक्स इज इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 1000। अब इसकी जरा बुक से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखता है, अ कंपनी मॉडल इट्स प्रॉफिट p इन 1000 ऑफ रुपीज बाय द इक्वेशन। एक कंपनी है, उसने अपना जो प्रॉफिट की इक्वेशन बनाई है, मुनाफा कमाने की जो इक्वेशन बनाई है वो ये है, ये प्रॉफिट की इक्वेशन है। ठीक हो गया ना, कि कितने जो है हजार में उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, कितने हजारों में प्रॉफिट हो रहा है, उसको निकालने का, प्रॉफिट को, मुनाफे को मालूम करने का ये फार्मूला उसने बनाया हुआ है इक्वेशन की शक्ल में। उसके बाद कहता है वेयर एक्स इज द प्राइस पर एटम इन रुपीज। इसमें जो एक्स है ना यूज हो रहा, वो हर एटम की प्राइस है, यानी उस कंपनी के पास जितनी एटम्स हैं, जितनी चीजें वो बना रहे हैं, हर चीज की कीमत को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स से जाहिर कर रहा है। और उसके बाद क्या कहता है, नेक्स्ट में कहता है कि फाइंड द प्राइस दैट गिव मैक्सिमम प्रॉफिट। आपने क्या फाइंड करना है, उसकी मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करनी है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा जो है वो आपने क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। तो उसके लिए ये देखें, जब आपने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालनी होती है ना, तो ये बात याद रखिएगा, उसके लिए एक फार्मूला लगता है जिसको हम कहते हैं वर्टेक्स फार्मूला। मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम अर्निंग का लफ्ज आ जाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है अगर आपने बनानी है या ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है, तो उसके लिए फार्मूला जो लगता है, उस फार्मूले का नाम क्या होता है, वर्टेक्स फार्मूला। ठीक है, क्या फार्मूले का नाम होता है, वर्टेक्स फार्मूला। अच्छा, वर्टेक्स फार्मूला लगाने से पहले ये देखें, इस इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू क्या है, -5। जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है वो a होता है। b की वैल्यू क्या है, 150। c की वैल्यू बेटा क्या है, -1000। समझ आ गई बात, ये तो सबको पता है ना,
एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी और एक्स के अलावा क्या होता है सी। अब हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, वर्टेक्स फार्मूला लगाना है। कौन सा बेटा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या कहते हैं इस फार्मूले को, वर्टेक्स फार्मूला। ये किस जगह पे लगाते हैं, जहां पे हमने प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम अर्निंग फाइंड करनी होती है। समझ आ गई बात। तो अब बेटा ये फार्मूला हमारे पास जो होता है ना, ये होता है माइनस बी ओवर टू ए। क्या फार्मूला होता है, माइनस बी ओवर टू ए। तो अब इसमें बेटा आपने क्या पुट किया, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 150 डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू कितनी है बेटा -5। समझ आ गई बात। अब ये देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -150 ऊपर ऐसे ही, नीचे ये -5 को 2 से किया तो कितना आ गया 10। अब माइनस माइनस से कट जाएगा, क्लियर। और 150 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 150 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। कितना आएगा बेटा 15 आएगा, 15। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कितनी आ गई है, वो उसको हमने क्या किससे रिप्रेजेंट कर दिया जो है वो, यानी ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, वर्टेक्स फार्मूला लगा के हमने निकाली तो 15 आ गई। ये आपका आंसर है। क्लियर है बात, ओके हो गया। अच्छा अब हमने क्या करना है बेटा, इसका थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले पार्ट की जरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तीसरा जो सवाल है इसमें कहता है अ टॉय कार rolls down an incline and cover a distance given by the equation। ये इक्वेशन है d is equal to t square minus 0.5 t। उसके बाद कहता है where t is the time in second, t को वो टाइम से रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइंड द टाइम, और टाइम की ही वैल्यू t की फाइंड करनी है। when the car has traveled a distance of 12.5 मीटर। अच्छा बेटा सवाल को जरा समझ लें। कहता है एक कार है, टॉय कार है, बच्चों के खिलौने वाली कार है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो क्या है, एक कार है और ये इंक्लाइन इससे ढलवान से नीचे आ रही है। ठीक हो गया ना, इधर से छोड़ेंगे तो नीचे आएगी। ठीक है, तो अब ये ढलवान से नीचे आ रही है और इसके डिस्टेंस का ये जो है फार्मूला, ये इक्वेशन है डिस्टेंस को मालूम करने की, फासले को मालूम करने की। अब यहां से यहां तक जब ये पहुंचती है ना इधर, तो इस कितना फासला यहां से यहां तक तय करती है 12.5 मीटर। बात समझ आ गई है, ओके हो गया। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है जो है 12.5 मीटर। तो वो ये कह रहा है यहां से यहां तक ये जो 12.5 मीटर फासला तय कर रही है ना, उस पर टाइम कितना लगेगा टी की आपने क्या करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। बात समझ आ गई है बेटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो डिस्टेंस का फार्मूला है वो है टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी। ये इक्वेशन की फॉर्म में है, मसावात की शक्ल में है। अब इसमें हमने जो डिस्टेंस है वो कितना तय करना है, इसने 12.5, इसकी जगह आ गया 12.5 इक्वल टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी। बात समझ आ गई है बेटा, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा अब ये टी स्क्वायर अपनी जगह पे वैसे ही, माइनस 0.5 टी भी ऐसे ही। ये जो 12.5 है इधर क्या है प्लस का, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 12.5, और इक्वल के इस साइड पे क्या बचेगा 0। बात समझ आ गई है, किसी बच्चे को कोई मसला हो यहाँ तक, ओके है। अच्छा बेटा अब क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है टी के हिसाब से, टी स्क्वायर टी वाली रकम और टी के बगैर। लेकिन इसके फैक्टर बनाने मुश्किल इसलिए हैं क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, इशारिया आ रहा है। तो इशारिये को अगर खत्म करना हो ना बेटा, किसको, इशारिये को। 0.5 का मतलब क्या होता है भला, 0.5 का मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो बटे के नीचे 2 हो, उसको खत्म करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो इसका मतलब इस सारी इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई इसको कर देंगे बाय 2। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2t स्क्वायर हो जाएगा, इसको 2 से करेंगे, करके देखें 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1t बचेगा। ओके हो गया, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, यही है। उसके बाद -12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, और इक्वल के दूसरी साइड पे 0 है
और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब तो बेटा इसके फैक्टर बनाने क्या हो गए हैं, आसान हो गए हैं। अब पहले 2 को -25 से मल्टीप्लाई करना है तो वो कितना बनना है, इसको लास्ट वाले से -50 बनना है। अब दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -50 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस का क्या आए, 1 आए। ठीक हो गया ना, कितना आए बेटा, माइनस का 1 आए। तो क्या ऐसा कोई है, ऐसा तो कोई दो फैक्टर है ही नहीं है। ठीक है ना, ऐसे दो नंबर आपको कभी नहीं मिलेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 50 आए और प्लस माइनस करें तो कितना आए, माइनस का 1। क्योंकि 50 आता है 5 और 10 को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 5 और 10 को जैसे मर्जी जमा माइनस करने, कभी भी माइनस का 1 नहीं आना, वो या तो 5 आएगा या 15 आएगा। समझ आ गई बात। तो इसका मतलब इसके फैक्टर नहीं बन सकते, और जिसके फैक्टर ना बनते हो उसमें दो दर्जी मसावात को हल करने का एक और तरीका भी होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जी फार्मूला। तो वो लगाते हैं, वो क्या था बेटा, -b प्लस माइनस के रूट बी स्केयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इधर क्या होता था, x, इधर देखिए जरा, इधर x होता था। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम x नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि इसमें इक्वेशन t के हिसाब से है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, t। अब हमें पता है a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -1 और c की वैल्यू कितनी है -25। पुट करें बेटा इसमें, -b की जगह आया -1 प्लस माइनस जजर b का स्केयर -1 का स्केयर -4, a की जगह कितनी आई वैल्यू 2 और c की जगह आई -25 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह क्या वैल्यू है 2 है। क्लियर होगी बात। अब बेटा नेक्स्ट काम कैलकुलेटर क्या है, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस माइनस, ये स्केयर रूट के अंदर -1 का स्केयर लेंगे +1 आ जाएगा, फिर ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 4 को 2 से करेंगे तो 8 और 8 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है 200। ये आ गया 200 और नीचे क्या आ गया बेटा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। समझ आ गई, यहाँ का कोई मसला तो नहीं है। अब ये देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इधर t है, t इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट के अंदर बेटा कितना आया, ये 200 और 1 इसमें ऐड हुआ और नीचे क्या है 4। अब ये जो 200 और 1 है, क्या बेटा इसका जजर होता है पूरा पूरा, नहीं। तो अगर पूरा पूरा नहीं होता तो हमने इसको सॉल्व तो करना है, तो इसका जजर ले इशारिये में कितना आता है, t इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1 प्लस माइनस, इसकी वैल्यू कितनी आई 14.177 डिवाइडेड बाय 4। समझ आ गई बात बेटा। अब ये दो वैल्यू है, एक प्लस की और एक माइनस की। एक दफा लिखा t इज इक्वल टू 1 प्लस 14.177 और नीचे क्या आया 4, और एक दफा t को क्या लिखा 1 माइनस 14.177 डिवाइडेड बाय 4। समझ आ गई यहाँ तक बात। अब बेटा इसको इसमें ऐड करो तो ये 15.177 आ जाएगा और उसको फिर डिवाइड किस पे करना है 4 पे। 15.177 को डिवाइड किया किस पे 4 पे, तो कितना आया t इज इक्वल टू 3.794। ओके हो गया। इधर बेटा ये 1 में से 14.177 माइनस करें तो कितना आया, ये आपके पास आया 13 पॉइंट कितना है, इसमें से पहले लिखे 1 फिर कैलकुलेटर पे माइनस और फिर लिखे 14.177, तो ये माइनस में आएगा। कितना आएगा माइनस में जरा बताइएगा, -13.177 और उसमें से डिवाइड कितना उसको करना है 4 पे, तो ये कितना आ गया -3.294। ठीक है। अब ये देखे बेटा t के दो जवाब आ गए हैं। t को किससे रिप्रेजेंट किया था, टाइम इन सेकंड, ऐसे ही है ना, उसने स्टेटमेंट में कहा था t क्या है टाइम। तो एक बात याद रखिएगा, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। एक टाइम है, एक लेंथ है, लेंथ और टाइम कभी भी नेगेटिव आपके नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर फिर
नहीं है, क्योंकि इसमें तो टाइम क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक हो गया ना, तो फिर असल टाइम क्या है आपका, वो है 3.794। इशारिये के बाद वैल्यू चेंज भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसका यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो आपका बेटा जो आंसर आ गया, इस टॉय कार को, खिलौने वाली जो कार है, इसको 12.5 मीटर फासला तय करने के लिए कितने सेकंड लगेंगे, 3.794, यानी 3 पॉइंट सम वैल्यू आएगी। क्लियर है बात, ओके हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी बेटा कंप्लीट हो गया, नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट वाला करते हैं। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे 2.7 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो ये लिखता है, अ बॉल हाइट इन मीटर आफ्टर टी सेकंड इज, ये वाली इक्वेशन दी हुई है हाइट की, एच टी इज इक्वल टू -4t² प्लस 24t। ये गेंद की ऊंचाई, हाइट की इक्वेशन उसने बना दी हुई है हाइट मालूम करने की। उसके बाद कहता है फॉर व्हाट टाइम इंटरवल, आपने इसमें टाइम इंटरवल फाइंड करना है। ठीक हो गया ना, जैसे 2.5 वाली एक्सरसाइज में हमें इनइक्वालिटीज के इंटरवल फाइंड करते थे ना, इसमें भी टाइम का इंटरवल फाइंड करना है। और इज द बॉल एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड, और इसमें कहता है बॉल जो है उसका डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 20 मीटर अबव द ग्राउंड। लेकिन 20 के साथ क्या लिखा है, एट लीस्ट, कम अज कम। ठीक हो गया ना, तो इसी तरह की एक स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 1 में भी थी, उसमें भी क्या था, एट लीस्ट, याद होगा आपको। ठीक है, तो हमने किस तरह किया था, मैंने आपको बताया था अगर एट लीस्ट है ना तो हम क्या करेंगे, ये -4t² प्लस 24t ग्रेटर देन इक्वल टू किसके रख लेंगे, जो है वो 20 के। समझ आ गई, 20 मीटर, एट लीस्ट 20 मीटर है ना, तो एट लीस्ट का मतलब है कम से कम, इससे ज्यादा हो सकता है, तो 20 या उससे ज्यादा, ज्यादा के लिए हमने क्या लगाना है, ग्रेटर देन। समझ आ गई बात। तो ये बेटा अब हमारी एक इनइक्वालिटी है, इसको हमने सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इसके इंटरवल फाइंड करने हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन बन गया जिस तरह का हमारे पास था 2.5 एक्सरसाइज में। तो पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे, फिर उस इक्वेशन में से इंटरवल निकालेंगे, फिर उन इंटरवल को चेक करेंगे, और उनको चेक करना मतलब उनकी टेस्टिंग करेंगे, और जो टेस्ट में दुरुस्त आएगा जिसका जवाब, वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ आ गई बात। तो सेम उसी तरह पहले इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। ये बेटा आपके पास जो है -4t² प्लस 24t, और ये 20 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वो जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है उसको हमने सिर्फ इक्वल रख लिया ताकि ये इक्वेशन बन जाए। बात समझ आ गई। अब बेटा इन सब में से -4 कॉमन नहीं आ रहा, आ रहा है ना -4 कॉमन, ले -4 कॉमन लिया तो क्या बन गया आपके पास, या अभी इसको इक्वेशन ना बनाए, पहले इसको इसी तरह लिख ले, कॉमन ले ले। अच्छा जी, कॉमन लेंगे तो ये आएगा -4 कॉमन आ गया, t², इधर से बेटा माइनस कॉमन लिया तो प्लस की बजाय ये क्या बन जाएगा, माइनस, और 24 में से 4 कॉमन गया तो 60, उसके बाद ये माइनस प्लस हो जाएगा कॉमन लेने की वजह से, 20 में से 4 जाएगा तो 5, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जो 4 है बेटा ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाना है, ये जो माइनस का 4 है, लेकिन इसकी वजह से क्योंकि माइनस जाके डिवाइड होना है इनइक्वालिटी में, तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, याद है ना। अब उसके बाद ये 0 के नीचे जो वैल्यू आनी है, ये 4 आके 0 के नीचे डिवाइड होना है तो वो 0 ही हो जाना है। क्लियर हो गया। अब बेटा ये असल में इनइक्वालिटी है, ये नहीं है, ठीक है, हमने जो उसको सॉल्व किया, सिंपल किया, तो ये इनइक्वालिटी आ गई। अब इसको इक्वेशन में बदलें, t² माइनस 6t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इसके फैक्टर बन रहे हैं, t², इसके बेटा क्या फैक्टर बनेंगे, -5t माइनस 1t, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को -1 से तो प्लस का 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 6, और ये +5 इक्वल टू 0। पहले दोनों में से t कॉमन आ रहा है तो ये t -5 आ गया है, और इन दोनों में से बेटा -1 कॉमन लेंगे तो ये t -5 इज इक्वल टू 0। एक है t -5 और एक फैक्टर क्या है t
1 ये जो सेम आए हैं वो एक फैक्टर है और ये t और -1 दूसरा फैक्टर है इक्वल टू 0। अब बेटा t -5 को 0 के इक्वल अलहदा रख लिया और t -1 को 0 के इक्वल अलहदा रख लिया, तो यहाँ से t -5 जो है दूसरी तरफ जाके +5 और इधर वाला 1 दूसरी तरफ जाके +1, तो ये बेटा 2t की वैल्यू आ गई है। अब आपको याद होगा कि हमने नंबर लाइन बनानी होती है, याद है ना, तो अब हम क्या करेंगे बेटा इसकी नंबर लाइन बनाते हैं। ये हमने एक नंबर लाइन बनाई, लेट्स सपोज ये वाली। अब इस नंबर लाइन में हमारे पास दरमियान में 0 है, उसके बाद जो है ये 1 2 3 4 5 ये 5 तक वैल्यू हमने लिख ली, ठीक है। अब बेटा एक t की वैल्यू +1 है और एक 5 है। +1 ये है यहाँ पे, ये वाली जगह पे, ऐसे ही है ना, t की वैल्यू क्या है यहाँ पे +1 और इस जगह पे क्या है बेटा +5 है। अब इसका मतलब इसके 3 इंटरवल बन रहे हैं, कौन कौन से? एक वो जिसमें t ग्रेटर देन 5 है, एक वो जिसमें t लेस देन 1 है, और एक वो जो जिसमें t 1 और 5 के दरमियान में है, 1 से बड़ा और 5 से छोटा। समझ आ गई बात? अच्छा, तो अब इन इंटरवल को हमने किस तरह लिखना है, याद है कैसे लिखते थे? पहला जो है जिसमें क्या था आपके पास t ग्रेटर देन 5, उसमें हम क्या लिखेंगे बेटा, उसमें इंटरवल में वैल्यू क्या आएगी 5 से लेके इनफिनिट तक, याद है। फिर जिसमें t जो है लेस देन 1 है, 1 से छोटा, उसमें क्या आएगी -इनफिनिट से लेके 1 तक, यानी 1 से छोटा कहां तक जाना है -इनफिनिट तक। ये पता है ना आपको, मैंने करवाए हुए हैं 2.5 में डिटेल में। अच्छा, उसके बाद तीसरा इंटरवल था जिसमें t जो था वो क्या था 1 से बड़ा था और 5 से जो है वो छोटा था, ऐसे ही है। और उसमें इंटरवल क्या बनेगा 1 और 5। क्लियर है? अब ये तीनों इंटरवल बन गए हैं, इनमें से हमने इंटरवल फाइंड करना है कि दुरुस्त जवाब कौन सा है इस इनइक्वालिटी का, ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये वाली, ठीक है। तो उसके लिए हमने इनकी क्या करनी है बेटा, टेस्टिंग करनी है। और टेस्टिंग कैसे करते थे? सबसे पहले फॉर कौन से इंटरवल के लिए, जिसमें t ग्रेटर देन 5 है, पहला इंटरवल। तो अब इसके अंदर कौन सी वैल्यू पुट करनी है इस इनइक्वालिटी में, t ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ी 6, ठीक हो गया। तो इनइक्वालिटी है हमारे पास t² -6t और उसके बाद है +5 लेस देन इक्वल टू 0। ये है बेटा ये वाली जिसको हमने सॉल्व करके सिंपल किया था, ये वाली नहीं रखनी, ये वाली। क्लियर होगी बात? अब इसमें क्या करें, t की जगह 5 से बड़ी वैल्यू रखनी है, 5 से बड़ा हम 6 रख लेते हैं। इधर 6 का स्क्वायर -6 इंटू t की जगह 6 +5 लेस देन इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर 36, -6 को 6 से किया 36 +5 लेस देन इक्वल टू 0। ये कट गया प्लस माइनस, तो 5 लेस देन इक्वल टू 0। क्या 5 छोटा है 0 से या 5 0 के बराबर है? तो ये तो दोनों बातें क्या आ रही हैं, गलत। तो इसका मतलब ये टेस्ट क्या हो गया है, गलत हो गया, तो ये सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। इसके नीचे क्या लिख लेंगे, नॉट अ सोल्यूशन, ये हमारा जवाब नहीं है। उसके बाद अब हम किसको करेंगे, दूसरे वाले इंटरवल को, जो क्या है फॉर t लेस देन 1, 1 से छोटा, ये वाला इंटरवल। अब 1 से छोटी वैल्यू रखनी है इसमें, 1 से छोटा 0 होता है, तो अब हम क्या पुट करेंगे, यही वाली जो इक्वेशन है t² -6t +5 लेस देन इक्वल टू 0। इसमें अब हम क्या करेंगे बेटा, t की जगह 0, ऊपर स्क्वायर -6 इंटू t की जगह 0 +5 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब बेटा ये देखें, यहाँ पे आपके पास ये भी 0 हो गया, माइनस ये भी 0 हो गया, +5 लेस देन 0, तो ये 0 खत्म हो गए, तो 5 लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 0। 5 फिर 0 से छोटा है या इक्वल है, नहीं, तो ये वाला टेस्ट भी क्या हो गया है, फेल हो गया है, ठीक है। तो इसमें भी हमने क्या लिखा, नॉट अ सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन नहीं है, ओके हो गया। तो अब तीसरा इंटरवल रह गया बेटा, तीसरा इंटरवल हमारे पास कौन सा था, ये वाला। ये क्या है बेटा, तीसरे इंटरवल के लिए हम लिखते हैं फॉर जिसमें t क्या था 1 से बड़ा और 5 से छोटा, ठीक है। और इसमें 1 से बड़ी वैल्यू होती है 2 3 4, जो 2 3 और 4 है वो 1 से बड़ी हैं और 5 से छोटी हैं।
2 3 4 में से कोई भी रख ले, तो हम कौन सी रख लेते हैं, 2 वाली। तो इनइक्वालिटी लिखी t² माइनस 6t और प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। इसमें t की जगह अब 2 पुट किया जो 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। 3 भी कर सकते हैं, 4 भी, 2 3 4 में से जो मर्जी रख ले। ओके हो गया। तो अब ये स्केयर आ गया, माइनस 6 t की जगह 2 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। 2 का स्केयर 4, माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये 4 प्लस 5 हो गया 9 और माइनस के हैं 12 लेस देन इक्वल टू 0। 9 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस 3 आएगा लेस देन इक्वल टू 0। क्या माइनस 3 जो है वो छोटा है 0 से? तो बिल्कुल है। ये टेस्ट क्या हो गया है, ट्रू साबित हो गया है, दुरुस्त हो गया है। तो इसका मतलब ये फिर हमारा क्या है, सोल्यूशन है। ठीक हो गया ना। तो हमारा जो फिर आपका इंटरवल उसने कहा था बताना है कौन सा है, तो इसमें बेटा हमारा जो इंटरवल आएगा, जो t की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, उसमें हमारी वैल्यू आएगी 1 से 5 तक। समझ आ गई है बात? ठीक है। तो इसका बेटा जो है सोल्यूशन जो है वो क्या आ जाएगा, 1 से 5 तक, ये वाला इंटरवल। बात समझ आ गई है? तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर बुक में था 4 वाला, वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। ओके हो गया। तो t की वैल्यू का जो सोल्यूशन है वो क्या है, 1 से 5 तक। ओके, ये कंप्लीट हो गया बेटा आपका। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 5 और 6 करेंगे। ये 5 वाला और ये 6 वाला जो है। तो पहले 5 जो क्वेश्चन है उसकी जरा बुक से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। एक गेंद है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, कितनी स्पीड के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ, 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। वो उसकी इब्तदाई वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। और इनिशियल वेलोसिटी को, इब्तदाई वेलोसिटी को हम vi से लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखता है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीच अबव ग्राउंड लेवल। तो वो जमीन से ऊपर कितनी हाइट तक जाएगी, उसकी आपने मैक्सिमम हाइट जो है वो जो है ऊंचाई जो है ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊंचाई तक ऊपर, जब हम बॉल को 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो कितनी ऊपर तक जाएगी वो आपने फाइंड करना है, उसकी हाइट। तो इसमें फाइनल वेलोसिटी मैंने 0 लिखा हुआ है। क्यों 0 लिखा है, उसकी वजह क्या है बेटा, उसकी वजह यह है कि जब हम बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे ना, ये देखें, अगर ये एक पर्सन खड़ा हुआ है, इसके हाथ में एक बॉल है, ये बॉल को जो है 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकता है, तो ये बॉल ऊपर जाएगी। एक वक्त आएगा कि बॉल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी और रुक के वापस आना शुरू हो जाएगी। समझ आई बात? तो अब हमने इसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ पे आगे तो उसने रुक नहीं जाना, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। इसलिए मैंने VF क्या लिख दिया, 0। अब बेटा यहाँ पे एक और कंसेप्ट भी आपने याद रखना है कि जब हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, गेंद तो ऊपर जा रही होती है और जमीन की जो ग्रेविटी की फोर्स है, ठीक है, जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड। वो उसको क्या कर रही होगी, नीचे की तरफ खींच रही होगी, क्योंकि जमीन तो हर चीज को हमेशा अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गेंद जो है वो जमीन की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऑपोजिट जा रही है ऊपर की तरफ, उसकी मुखालिफ सिमत में। तो यहाँ पे जो g की वैल्यू होगी वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। बात समझ आई है बेटा? ये -10 क्यों होगी, उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे गेंद जो है वो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। हाँ, अगर नीचे आ रही होती ना गेंद ऊपर से नीचे, तो फिर जी की वैल्यू क्या होनी थी, फिर प्लस में रहनी थी। बात समझ आ गई है? अच्छा, तो ये हमें जो है ना डाटा दिया हुआ है, ये बिल्कुल उसी तरह जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, हरकत की मसावातें होती हैं हमारे पास 3, उनमें से जो परफेक्ट है ना वो लगा लेंगे जो इनके लिए परफेक्ट है। देखिए, जो हरकत की पहली मसावात है ना वो होती है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ठीक है, जिसमें T आता है टाइम, जबकि हमारे पास यहाँ पे टाइम नहीं है। दूसरी मसावात होती है S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2AT का स्केयर। यहाँ पे भी T 2 दफा आया है जो कि हमारे पास इधर नहीं है। ठीक है, ना दिया हुआ है ना फाइंड करना है, T यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा कहीं पे भी।
और तीसरी क्या होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो इसका मतलब उसमें टाइम नहीं है, तो फिर उसमें टाइम नहीं है तो ये वाली चीजें हैं, तो यहाँ पे फिर परफेक्ट इक्वेशन कौन सी लगेगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। अब बेटा इसको जरा, ये जो हमारा केस है ना गेंद वाला बॉल वाला, इस केस में अगर कन्वर्ट करें ना तो ये 2a जो है ना एक्सेलरेशन, यहाँ पे बन जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक हो गया। और जो s है ना उसको हम क्या कह देंगे, हाइट कह देंगे, ऊंचाई। समझ आई बात, क्योंकि हाइट भी तो असल में फासला ही होता है ना, तो s को हमने हाइट से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। बात समझ आ गई, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। अच्छा बेटा अब 2 ऐसे ही, g की वैल्यू है -10 और एज हमने फाइंड करना है, एज हमने फाइंड करना है ना मैक्सिमम हाइट, इक्वल वी एफ की वैल्यू कितनी है 0 ऊपर स्केयर माइनस वी आई की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास है, वी आई की वैल्यू आपके पास है 40 और इसके ऊपर भी क्या आ गया स्केयर। अब बेटा इसको सॉल्व करें, 2 को -10 से किया तो -20 और इसके साथ क्या है एज, इक्वल 0 का स्केयर लेंगे तो 0 आएगा, माइनस 40 का स्केयर लेंगे तो कितना आया 40 का 1600, 1600 आ गया, ये लिख दिया। क्लियर होगी बात। अब बेटा ये आपके पास -20 इंटू एच, 0 लिखने की जरूरत नहीं तो इधर क्या आ गया -1600 आ गया। अब हमने एज फाइंड करना था, ये इधर ही -1600 भी अपनी जगह पे, ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो अब बेटा इसको आपने डिवाइड कर लेना है, माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा, तो 1600 को जब आप किस पे डिवाइड करोगे 20 पे तो कितना आ जाएगा 80, यही आया बेटा। ये आपकी क्या आ गई है मैक्सिमम हाइट आ गई है। इसका यूनिट वैसे मीटर होता है, अगर आप इसके साथ लिखना चाहते हैं यहाँ पे मीटर लिख सकते हैं, और अगर आप मीटर नहीं भी लिखते तो फिर भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस है ना हाइट असल में, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर होता है। क्लियर है बात, किसी बच्चे को समझ ना आई हो, ओके। अच्छा अब बेटा हम इसका लास्ट वाला जो है ना 6 वाला क्वेश्चन करेंगे, इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का जो है लास्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, अ फ्रीलांसर अर्निंग फॉलो द मॉडल EH इज इक्वल टू -2a स्क्वायर प्लस 40h। फ्रीलांसर की जो है ना अर्निंग जो है उसको इक्वेशन उसने ये बनाई हुई है। फ्रीलांसर कहते किसको हैं, जिसका आपने आम सुना होगा जी ऑनलाइन काम करना है, ऑनलाइन लोग काम करते हैं ना जो, ठीक है, ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए जो है बाहर के किसी भी कंट्री के क्लाइंट का काम लेते हैं, उनको करके देते हैं, ठीक है, उससे पैसा कमाते हैं, उन सारे लोगों को हम क्या कहते हैं फ्रीलांसर्स कहते हैं। ठीक है, कौन सी टर्म यूज करते हैं ऑनलाइन काम करने वालों के लिए, फ्रीलांसर्स। ठीक है, चाहे वो किसी तरह का भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे फ्रीलांसर्स कहलाएंगे, जो बाहर के कंट्रीज को चीजें जो है वो सेल करते हैं या बाहर के लोगों को कोई चीज बना के देते हैं, ठीक है, या उनको कोई सर्विस देते हैं, कोई भी उनका किसी तरह का भी काम कर रहे हैं और पैसे डॉलर्स में कमा के अपने मुल्क में लेके आ रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं फ्रीलांसर्स कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं फ्रीलांसर्स की जो अर्निंग है ना उसको मालूम करने की ये इक्वेशन है, ई फॉर अर्निंग। समझ आ गई बात। उसके बाद कहता है वेयर ई इज द अर्निंग इन रुपीज एंड एच इज आवर्स वर्क पर वीक। इसमें ई अर्निंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और एच जो है ना वो घंटों को, आवर्स को, कि एक हफ्ते में कितने घंटे काम किया है वो एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए कितने घंटे एक हफ्ते में काम करके पैसे कितने कमाए हैं, अर्न कितना किया, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ई से। समझ आ गई बात। आगे क्या कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग्स। कहता है वो हफ्ते में कितने घंटे काम करेगा तो उसकी जो अर्निंग है वो क्या होगी मैक्सिमम होगी, यानी ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करने के लिए, मैक्सिमम अर्निंग के लिए वो एक हफ्ते में कितने घंटे काम करेगा। तो उसके लिए बेटा अब हमने क्या करना है, जो है मैक्सिमम अर्निंग हो या मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो इसका मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बता चुका था, फार्मूला क्या था,
वर्टेक्स फार्मूला था, ठीक है। तो अब हम इसके लिए मैक्सिमम अर्निंग के लिए उसने पूछा कितने घंटे काम करेगा हफ्ते में, वो बताना है, घंटों की तादाद निकालनी है असल में, ठीक है, कि इतने घंटे अगर वो काम करेगा ना तो उसकी अर्निंग क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा, वर्टेक्स फार्मूला, ठीक हो गया। तो अब बेटा वर्टेक्स फार्मूला क्या है आपके पास, -b/2a, ठीक है। और अब इसमें बेटा वैल्यू पुट करते हैं तो हमें पता है यहाँ पे जो इक्वेशन है ये एच स्क्वायर के साथ जो है वो a है -2, और एच के साथ क्या है b, और एच के बगैर अगर कोई तीसरी वैल्यू होती तो वो क्या होना था c, यहाँ पे तो है नहीं, तो हमें a और b ही चाहिए, c वैसे भी नहीं चाहिए। तो इसमें a है -2 और b कितना है +40, तो अब -b की जगह कितना आया बेटा 40 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह क्या वैल्यू है -2। बात समझ आ गई है यहाँ तक, ओके हो गया। अब बेटा पुट करें वैल्यू इसको -40, और ये 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया। अब माइनस माइनस से कट गया, 40 को 4 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया 10। ये हमारा आंसर है। अगर वो एक हफ्ते के अंदर मैक्सिमम जो है कितने घंटे काम करे, 10 घंटे, ठीक है, तो उसकी अर्निंग क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी, अर्निंग ज्यादा से ज्यादा होगी। समझ आ गई है, कितने घंटे काम करे। अब ये जो 10 है ना, ये असल में किसकी वैल्यू है, आवर्स की, घंटों की वैल्यू उसने बता दी है कि वो 10 घंटे अगर काम करता है ना तो फिर क्या होगा बेटा, उसकी जो अर्निंग है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। समझ आ गई है बात बेटा, क्लियर है, ओके हो गया। तो ये आपका बेटा जो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज 2.7 जो है इस चैप्टर की लास्ट वाली एक्सरसाइज, अभी इसकी एक रिव्यू एक्सरसाइज रहती है, लेकिन उससे पहले जितनी एक्सरसाइज थी वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। अगर बेटा इस एक्सरसाइज में आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।